Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis of 12th of June 2026. 12 जून 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज के न्यूज़पेपर में हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक बार जस्ट एक रिकैप दे देता हूँ क्या क्या हम देखने वाले हैं। पहले हम बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में जानेंगे, नॉट इन नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, इस ऑर्डर में जरूरी नहीं, लेकिन ये चीजें हम देखेंगे। तो बैसिलरी डिसेंट्री के बाद हम देखेंगे किस तरीके से शेक्सपियर के ड्रामा को संथाली लैंग्वेज में और ओल्ड चैक की स्क्रिप्ट में किया गया, तो वो सेकंड हम देखेंगे। थर्ड जो है वो हम देखेंगे वैसेक्टॉमी के बारे में, एफसीआरए बिल जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में देखेंगे। देन इसके अलावा हम देखेंगे निकोबार में जो नए रूल्स बनाए गए हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो उनको लेकर के क्यों डिबेट चल रहा है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स जैसे कि अरब ऑयल एम्बार्गो और यूएस किस तरीके से वर्ल्ड का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर बना, उसकी पूरी कहानी हम देखेंगे। इसके अलावा हम दो चीजें देखेंगे, एक तो कोलंबिया में किस तरीके से बैन किया गया फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को, एंड सिक्योरिटी पैक्ट जो सोलोमन आइलैंड ने चाइना के साथ किया है उसके बारे में। इसके अलावा हॉर्मुज सिक्योरिटी इनिशिएटिव में इंडिया को फ्रांस इनवाइट करने वाला है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। बेलफास्ट लोकेशन कहाँ पर है, क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड लास्ट G7 के बारे में जानेंगे और डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड, चूंकि हम एंड में आ चुके हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। G7 allies सीक टू नैरो डिफरेंसेस विद डोनाल्ड ट्रंप। अब आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक चीज जो हुई है वो है नेटो वीक हुआ है। पहली चीज तो नेटो वीक हुआ है, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर बात तो धमकी देते कि हम नेटो से हट जाएंगे, नेटो में वो हो जाएगा, आप लोग मदद नहीं किए। क्योंकि ईरान में जब अटैक हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, तो यूरोपियन नेशंस ने इसका अपोज किया था, डायरेक्टली इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। अब G7 आप सबको पता है, G7 पहले G8 हुआ करता था, फिर रशिया को हटा दिया गया उससे, तो G7 बना दिया। G7 में 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? पहला तो यूपीएससी ये पूछ सकता था। 7 कंट्रीज जो है वो है कनाडा, फ्रांस सेकंड, जर्मनी थर्ड, फोर्थ इटली, जापान फिफ्थ, यूनाइटेड किंगडम सिक्स्थ एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेवन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, ये 7 कंट्रीज हैं। अब अभी फ्रांस में आप सबको पता है G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? वो फ्रांस के पास है। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन को जो इलेक्शन होना है वो 1 साल ही बचा हुआ है, तो ये उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी कि कुछ अच्छा कर जाए इस 1 साल में, ताकि उनको दोबारा से प्रेसिडेंसी मिल सके। ठीक है ना, ये जो समिट हो रहा है G7 का, कहाँ हो रहा है? तो लेक जिनीवा का जिक्र किया गया है। आपको पता है लेक जिनीवा जो है, लेक जिनीवा इज लोकेटेड, इट्स अ क्रिसेंट शेप्ड एल्पाइन लेक, क्रिसेंट शेप्ड लेक है, और ये शेयर होती है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है ना, इट्स अ वेरी आइकॉनिक प्लेस लेक जिनीवा। देखो यहाँ मेंशन्ड भी है लेक जिनीवा का। तो लेक जिनीवा अगर आपसे कभी लोकेशन पूछी जाए तो आप याद रखेगा, ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस जो है उसको शेयर करते हैं, एंड बहुत आइकॉनिक प्लेस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना, आपके लिए एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा जिक्र रहता है, मैंने कई बार बताया भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ये आप अगर बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है? ठीक है ना, मूव करते हैं सेकंड न्यूज आइटम। यहाँ पे पुलिस ब्लास्ट वाटर कैनन्स एट बेलफास्ट प्रोटेस्टर्स। अब ये बेलफास्ट, पहली चीज तो क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा लोकेशन कहाँ पर है। एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी का हमेशा कि मैच द कॉलम में सही लोकेशन और फिर कंट्री, लोकेशन कंट्री, इसको मैच करना रहता है। तो बेलफास्ट पूछ सकता है कहाँ पर है, तो नदर्न आयरलैंड, याद रखिएगा नदर्न आयरलैंड। आयरलैंड आपको पता ना कहाँ पर है, हाँ वही यूनाइटेड किंगडम के आसपास है ना, बगल में। तो नदर्न आयरलैंड की लोकेशन है बेलफास्ट। अब वहां पे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, वहां पर एंटी इमिग्रेंट वायलेंस चल रहा है। मतलब वहां पे एक इमिग्रेंट है जिसने चाकू से बहुत लोग को इंजर कर दिया, ये सारी चीजें हैं, एंड इसी को लेकर के वहां पे एक एंटी इमिग्रेंट वायलेंस चल रहा है। तो अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए या बेलफास्ट क्यों न्यूज में था, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द एंटी इमिग्रेंट वायलेंस एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। थर्ड न्यूज है, इंडिया लाइकली टू बी इनवाइटेड टू ज्वाइन द हॉर्मुज सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर आपको पता हो तो ये लोकेटेड है नियर ईरान। आप सबको पता है ईरान के साथ है बॉर्डर, और ईरान जो है इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी रिसेंटली क्लोज भी कर दिया था उसने, जब अटैक हुआ था, तो बहुत सारा ट्रेड में बहुत इंपैक्ट पड़ा था इस चीज का, है ना। अब ऐसे में फ्रांस जो G7 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, उसने एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है इंडिया और दूसरे नेशंस के साथ। ठीक है ना, इंडिया और दूसरे नेशंस को इनवाइट किया जाएगा फॉर अ मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए,
मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद इंडिया इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन इन अ मल्टीनेशनल, मतलब ऐसा नहीं कि केवल इंडिया रहेगा इस मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव में, दूसरी कंट्रीज भी रहेंगी, बट इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट. फ्रांस इज बेसिकली क्लोजिंग ऑन विद नेशंस, और कौन कौन से नेशन है ये भी देख लीजिए. तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया है अगर, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, मतलब वहां के जो आसपास के कंट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है ताकि लोकल इन्फ्लुएंस भी रहे. कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, दे आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दैट, है ना, याद रखिएगा. दे आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट ऑन द मार्जिन्स ऑफ G7 ओनली. तो G7 के मार्जिन्स में इन कंट्रीज को भी बुलाया गया ताकि सिक्योरिटी इनिशिएटिव को क्लोज किया जा सके. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. हॉर्मुज सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है? ये फ्रांस का इनिशिएटिव. अगर आपसे यूपीएससी पूछेगा तो यूपीएससी की स्टेटमेंट दे सकता है, इट हैज बीन इनिशिएटेड बाय इंडिया. नो, इट हैज नॉट बीन इनिशिएटेड बाय इंडिया, इनिशिएटेड बाय फ्रांस, बट यस, इंडिया विल बी अ पार्टनरिंग मेंबर इन दिस, है ना. तो इंडिया को जरूर बुलाया गया है, लेकिन इंडिया से इनिशिएट नहीं हुआ है, तो ये आपको याद रखना है. कोलंबिया की सेनेट ने अप्रूव किया है एक लॉ टू बैन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. कोलंबिया की सेनेट ने पास किया है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को बैन करना है. एंड याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज की, कोलंबिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका टू पास सच लेजिस्लेशन, है ना. तो क्या होता है, कई ट्राइबल प्रैक्टिसेस में ऐसा किया जाता है, कई इंडिजिनस कम्युनिटीज में ये किया जाता है कि जेनिटल जो होते हैं वहां पे म्यूटिलेशन किया जाता है. एंड दैट इज वेरी नॉट ओनली जस्ट पेनफुल, नॉट ओनली जस्ट वेरी सुपरस्टिशियस एज वेल, एंड बहुत ज्यादा खराब है वो चीज. तो ऐसे में कोलंबिया इज द फर्स्ट कंट्री, कोलंबिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका टू पास सच लेजिस्लेशन. ये आपको याद रखना है, ठीक है ना. सोलोमन आइलैंड ने कहा है कि चाइना के साथ 2022 में जो हमने पैक्ट किया है उसकी डिटेल्स हम क्लोज रखेंगे. हालांकि 2022 में ये उन्होंने किया था जब तो अमेरिका काफी हिल गया था, क्योंकि सोलोमन आइलैंड जो है उसकी लोकेशन जो है पैसिफिक में है. दैट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, एंड पैसिफिक ओशन में एक परमानेंट बेस बनाने की संभावना है चाइना की इन द सोलोमन आइलैंड्स. तो दैट इज व्हाई अमेरिका वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जिनके बारे में डिस्कस करना है. वंस एन अरब ऑयल एम्बार्गो विक्टिम, यूएस नाउ बिकम्स वर्ल्ड्स टॉप ऑयल एक्सपोर्टर. अब यहाँ पे बात चल रही कि एक जमाने में जब अरब ऑयल एम्बार्गो लगा दिया गया था, यानी ओपेक नेशंस ने क्या किया था, यूएस के अगेंस्ट अटैक कर दिया था. अटैक मतलब ऑयल देने से मना कर दिया था. क्यों कर दिया था? क्योंकि योम किप्पुर वॉर जो हुआ था, योम किप्पुर वॉर इजराइल और जो दूसरी कंट्रीज अरब कंट्रीज का वॉर है उसको योम किप्पुर वॉर बोलते हैं. तो योम किप्पुर वॉर, ये मैं लिख देता हूं एक बार, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा. ये देखो, वाई योम और किप्पुर यानी KIPPUR, है ना, कपूर नहीं है, किप्पुर है. तो योम किप्पुर वॉर जो था बेसिकली इसमें इजराइल और अरब नेशंस के बीच में वॉर था. ऐसे में अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया था, तो उसके अगेंस्ट 1973 में अरब ऑयल एम्बार्गो बहुत फेमस है, जिसमें ओपेक कंट्रीज ने रिटेलिएट किया था यूएस के अगेंस्ट और उनको ऑयल देने से मना कर दिया था, ठीक है. बट फिर भी अगर हम वर्ल्ड में आज यूएस की स्थिति देखें तो यूएस जो है वर्ल्ड का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है. क्या रीजन है उसके, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले ऑथर ने बताया कि 2010 में शेल के रिजर्व्स वहां मिले, शेल गैस के रिजर्व्स वहां पे मिले, तो यूएस जो है नंबर 1 बन गया गैस में, है ना. उसके बाद फिर यूएस नंबर 1 ऑयल प्रोडक्शन में ही बना, और यूएस क्रूड एंड लिक्विड जो है आउटपुट वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है. इसके अलावा न केवल वहां पे प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मोटिव से, बल्कि गवर्नमेंट वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एंड प्राइवेट को प्रमोट भी काफी किया जा रहा है ऑयल के फील्ड में. यूएस जो है वो नंबर 1 एक्सपोर्टर है फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स नाउ, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं. इनमें से एक यूएस ईरान वॉर भी है. क्यों? क्योंकि इसने सऊदी के एक्सपोर्ट को डिसरप्ट कर दिया है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सऊदी का ट्रेड होता था वो बंद हो गया. तो ये भी रीजन है कि यूएस क्यों टॉप पे चला गया. देन यूक्रेनियन जो अटैक हुआ, यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया रशिया ने 4 साल पहले, उसके कारण यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, तो रशिया का भी डिक्रीज हो गया. इसके अलावा यूएस जो अलग अलग कंट्रीज में इराक, ईरान और इक्वाडोर इन सब जगह अटैक करता है ना, तो वहां से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बहुत ज्यादा अपने बढ़ा लेता है ना. तो ये भी इनका रीजन है कि उनके वॉल्यूम्स क्यों इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है ना. इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है, इसके इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि ओपेक का जो मतलब क्लाउड था, ओपेक का जो पावर था स्पेशली इन कंट्रोलिंग द ग्लोबल ऑयल मार्केट, वो डिक्रीज हो जाएगा. ऑब्वियसली बात है. हमने ये भी देखा कि ओपेक छोड़ दिया बहुत कंट्रीज ने, उसमें यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 साल के बाद छोड़ा. एंड यूएस ऑब्वियसली बात है हमेशा गेन करता है इन सारी चीजें से, एंड यूएस इज द लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर टू यूरोप ऑल्सो. तो ये जो यूरोपियन डिपेंडेंस था रशिया मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो भी हटा दिया है ना.
एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड हॉर्मुज के बंद होने का इम्पैक्ट रशिया के ऊपर भी पड़ा है, यूएसए को सबसे अधिक बेनिफिट हुआ है हॉर्मुज बंद होने से, ठीक है ना। तो ये भी आप चीजें याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाकी लोग फिर वहां से लेने जा रहे हैं यूएस के पास से। वाई इज निकोबार डिबेटिंग इलेक्शंस? अब क्यों निकोबारीज जो ट्राइब है वो इलेक्शंस को डिबेट कर रही है, या फिर जो नए रूल्स आए हैं इलेक्शंस के लिए उनको डिबेट कर रही है? तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ड्राफ्ट रूल क्या है। तो ये ड्राफ्ट रूल कहलाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ट्राइबल काउंसिल प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन इलेक्टोरल रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 2026। ये नोटिफाई किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ट्राइबल काउंसिल इलेक्शंस के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, बेसिकली कुछ रूल्स आएंगे जो कि प्रोसीजर बताएगा फॉर कंडक्टिंग 5 ईयरली ट्राइबल इलेक्शन। वहां पे जो ट्राइबल इलेक्शंस हैं उनको हर 5 साल में कराने की बात की जा रही है विलेज काउंसिल एंड ट्राइबल काउंसिल के लिए, ठीक है। अब ट्राइबल काउंसिल ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जिसके बारे में आपको बताऊं। ट्राइबल काउंसिल बेसिकली वहां पे बनाई जाती है अमंग द ट्राइबल्स, जो वहां के ट्राइबल्स रह रहे हैं, निकोबारीज ट्राइब जैसे वहां रह रही है, तो अमंग द ट्राइबल्स बनाई जा रही है। बट उसको अब एक मतलब स्टैब्लिश सिस्टम देने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। स्टैब्लिश सिस्टम देने की कोशिश का मतलब क्या है कि भैया इसमें रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम रहेगा, किस मैनर में सीट्स डिवाइड होंगी, कैंडिडेचर क्या होगा, विमेन का रिजर्वेशन होगा नहीं, ये सारी चीजें होंगी, मतलब होगा ही विमेन का, ये सब नए रूल में लाया गया है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि निकोबारीज कम्युनिटी जो है एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, पॉपुलेशन लगभग 30,000 के आसपास है वहां पे, ठीक है ना। एंड ट्राइबल काउंसिल्स जो है वो लास्ट 5 to 6 डिकेड से वहां पे स्टैब्लिश्ड है। ईच ग्रुप इज इनहेबिटेड आइलैंड इन द निकोबार हैज इट्स ओन ट्राइबल काउंसिल। जितने भी ग्रुप रह रहे हैं निकोबार में इनहेबिटेड आइलैंड में, उन सबकी अपनी ट्राइबल काउंसिल है। उसका स्ट्रक्चर विलेज लीडरशिप जैसा है, जहां पे 3 कैप्टन होते हैं पर विलेज में, एक विलेज में 3 कैप्टन होते हैं। मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ। एवरी विलेज हैज 3 कैप्टन्स, हेडेड बाय द फर्स्ट कैप्टन एंड असिस्टेड बाय द सेकंड एंड थर्ड कैप्टन। तो हेड कौन करता है? फर्स्ट कैप्टन हेड करता है, सेकंड एंड थर्ड कैप्टन जो है वो वहां पे असिस्ट करता है। याद रखिएगा इस सोशल स्ट्रक्चर को जो जॉइंट फैमिलीज का उसको तुहेत सिस्टम बोलते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। देखो इवेंचुअली डेवलप्ड इनटू सप्लीमेंट टू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज जॉइंट फैमिलीज ऑफन रिफर्ड टू एज तुहेट्स। याद रखिएगा यहाँ पे लार्ज जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम है, तुहेत उसको बोलते हैं, ये भी आप एक टर्म याद रख सकते हैं। अब जो नया रूल आया है उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उससे क्या डिबेट चल रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, ड्राफ्ट रूल प्रपोज कर रहे हैं फॉर्मर इलेक्शंस फॉर द निकोबारीज विलेज एंड ट्राइबल काउंसिल्स। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी, वोटर रोल्स होंगे, रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए, एंड ट्रेडिशनल गवर्नेंस जो है वो कंसेंसस बेस्ड है, मतलब वो विलेज के कैप्टन्स डिसाइड करते हैं, कम्युनिटी मीटिंग्स के थ्रू डिसाइड होता है, लोकली होता है ना। कोई फिक्स्ड ब्यूरोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम नहीं है। याद रखिएगा कोई फिक्स्ड ब्यूरोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम नहीं है, उसको चेंज कर उसको ही लाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे भी एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ला दिया जाए। एंड यही चीज जो ट्राइबल लीडर्स और कैप्टन हैं डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर हमने ऐसा किया, एक्सेप्ट किया, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा, है ना, और जो हमारा ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर था वो डिसरप्ट हो जाएगा, हमारी जो पावर थी वो घट जाएगी। ऑब्वियसली बात है घटेगी भी, इंटरफेरेंस भी होगा। और इसका एक रीजन बहुत बड़ा ये भी कि वहां पे आप सबको पता है कि एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है निकोबार, द ग्रेट निकोबारीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहां ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये सब चीजें बनाई जाएंगी। तो ऐसे में उसको भी अपोज ही कर रहे हैं लोग, इस कारण से इलेक्टोरल करके और उन सब मतलब अपोजिशन को हटाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। बात है एफसीआरए बिल एक्सपैंडिंग स्टेट कंट्रोल ओवर द सिविल सोसाइटी। याद रखिएगा 2026 में एक अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया गया है मार्च 25 2026 को। इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, यानी कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एफसीआरए है क्या। बेसिकली एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, और ये बेसिकली ये देखता है कि एनजीओज, चैरिटीज, सिविल सोसाइटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉरेन सोर्स से आने वाले मनी को कैसे एक तो लेंगे, दूसरा फॉरेन सोर्स से आने वाले मनी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ऑलरेडी 2020 में एग्जिस्टिंग रूल्स आए थे और उन रूल्स ने बहुत कुछ स्ट्रिक्ट कर दिया था। कैसे कि जैसे उन्होंने बोला कि सारा जो फॉरेन मनी होगा वो एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में ही रखना पड़ेगा आपको। एडमिन की जो स्पेंडिंग थी पहले 50% थी, उन्होंने कहा कि नहीं अब आप केवल 20% ही मतलब स्पेंड कर सकते हो। एनजीओ कुडंट पास फंड्स टू स्मॉलर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, आप पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को फंड नहीं पास कर सकते। एंड गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है एनजीओ को बहुत इजीली, है ना।
ये सारे रूल्स ऑलरेडी थे। अब 2026 के बिल में और क्या ऐड किया गया है, तो सबसे पहले सेक्शन 14B ऐड किया है जो कि ऑटोमेटिक सेसेशन की बात करता है। मतलब कि एक एनजीओ लूज करेगी अपना एफसीआरए लाइसेंस सिंपली ड्यू टू अ डिले इन फाइलिंग ऑफ इट्स रिन्यूअल एप्लीकेशन। मतलब अगर किसी एनजीओ ने अपना रिन्यूअल एप्लीकेशन डिले किया फाइल करने में तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये समझ लो। अब आप दूसरा 16A जो कि प्रोविजनल वेस्टिंग की बात करता है, इफ एन एनजीओज रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्स और इज कैंसल्ड all its assets such as land, building and funds automatically come under the government control। ये भी देखो अब कितना है कि जैसे ही कोई एनजीओ का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा या कैंसिल होगा, उसके सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फंड्स ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाएंगे। परमानेंट वेस्टिंग की बात चल रही है, मतलब ये टेम्पररी रहेगा लेकिन परमानेंट वेस्टिंग भी है। मतलब कि अगर वो एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में रिस्टोर नहीं हुई एनजीओ तो परमानेंटली गवर्नमेंट जो है उन एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, एनजीओ जो है वो अपने फंड्स को फ्रीली यूज नहीं कर सकती हैं। अब ये सारी चीजें क्या प्रॉब्लम लेकर के आती हैं, ऑथर ने कहा कि भाई ये बहुत सारे प्रोसीजरल ट्रैप्स लेकर के आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एनजीओ को, किसी भी सिविल सोसाइटी को डी रजिस्टर कर देगी, उसके सारे रिसोर्सेज ले लेगी। एंड इसका नुकसान केवल ऐसा नहीं है कि सिविल सोसाइटीज की फ्रीडम और प्रेशर ग्रुप्स की फ्रीडम जा रही है, इसका बड़ा बड़ा नुकसान इकोनॉमिक और सोशल स्टेक्स भी है। क्यों? क्योंकि सिविल सोसाइटी लगभग 2% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 27 लाख जॉब और 34 लाख वॉलंटियर्स जो है वो सिविल सोसाइटीज में है, और ये पब्लिक सेक्टर से ज्यादा बड़ा रेशियो है। एंड बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि चाइल्ड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, नियोनेटल हेल्थ, अर्ली एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, ये सब इफेक्ट होंगी। और ये जो बिल है ये ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है जो कि बिना किसी प्रोसीजरल ग्राउंड के, बिना किसी कोर्ट के इफेक्टिवली किसी भी सिविल सोसाइटी को डीरजिस्टर कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है। एंड एक तरीके से सिविल सोसाइटीज की फ्रीडम, जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके काम करने में बहुत बड़ा डिसरप्शन है। ये वैसेक्टॉमी की बात चल रही कि ऑथर ने कहा कि भाई मेल वैसेक्टॉमी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। इस कारण से जो हमने देखा कि स्टरलाइजेशन है वो हमेशा फीमेल का ही होता है ना, और केवल 0.7% के आसपास मेल स्टरलाइजेशन हो रहा है। ये इसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, है ना, वैसेक्टॉमी यानी नसबंदी। और बहुत सारे जो मेल्स हैं उनको ये डाउट रहता है कि अगर वो वैसेक्टॉमी कराते हैं तो दैट विल रिड्यूस देयर सेक्सुअल पावर, है ना, तो सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल अर्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि ऐसा बिल्कुल नहीं, दिस इज अ बिग मिथ एसोसिएटेड विद दिस। एंड उसी का रीजन है कि प्रेशराइज किया जाता है फीमेल को कि वो स्टरलाइजेशन करा ले। अब देखो जब डिलीवरी होती है तो ऑपरेशन भी वो करा लें, सिजेरियन भी वो करा लें, डिलीवरी भी वो कर लें, पीरियड्स भी उनको आते हैं, और ऐसे में उनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि वैसेक्टॉमी भी आप ही कराओ, मतलब फीमेल स्टरलाइजेशन कराओ। तो दैट इज समथिंग रॉन्ग एंड दिस शुड बी डन फ्रॉम द मेल साइड एंड ओनली, है ना। एंड इस प्रोसीजर में केवल और केवल जो स्पर्म कैरिंग ट्यूब होती है उसको ब्लॉक किया जाता है। देखो द प्रोसीजर इन्वॉल्व सिंपली ब्लॉकिंग द स्पर्म कैरिंग ट्यूब एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द ब्लड सप्लाई to the testes or normal function. It has nothing to do with libido or the erectile function. कुछ इसका लेना देना नहीं है, सेक्सुअल पावर भी नहीं घटेगी एंड आपका सेक्सुअल अर्ज है वो भी डिक्रीज नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट द मिथ्स आर एसोसिएटेड विद दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। ओडिशा स्टूडेंट्स टेक शेक्सपियर इन संथाली टू रोमानिया। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा के, जिन्होंने शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनको संथाली लैंग्वेज में इंटरनेशनल शेक्सपियर फेस्टिवल क्राइओवा रोमानिया में परफॉर्म किया है। तो ये आप देख लीजिए, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्राइओवा, और ये कहां पर है, रोमानिया में। इंटरनेशनल शेक्सपियर फेस्टिवल 2026 हुआ। 100 ईयर हो चुके हैं ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट के, याद रखेगा ओल्ड चीकी। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी नहीं आएगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट जो कितने साल हो गए हैं, 100 साल ही हुए हैं। और इसको बनाने वाले कौन थे, तो गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू, याद रखेगा। 1925 में गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसको बनाया था। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ही क्रिएटेड द डिस्टिंक्ट 30 लेटर राइटिंग सिस्टम। 30 लेटर का राइटिंग सिस्टम है संथाली का, इसको उन्होंने बनाया था। और अभी जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ जो है शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनको परफॉर्म किया गया संथाली में, ओल्ड चीकी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगली जो न्यूज है वो है बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में। बैसिलरी डिसेंट्री का केरला में काफी प्रकोप बढ़ रहा है। इसको शिगेलोसिस भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नोन एज शिगेलोसिस, ठीक है ना।
बैसिलरी डिसेंट्री को शिगेलोसिस भी बोलते हैं। इट्स हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डायरियल डिसीज, याद रखेगा, हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डायरियल डिसीज। और इसको कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? शिगेला बैक्टीरिया, ठीक है ना। दे आर प्रोमिनेंट इन केरला राइट नाउ। शिगेलोसिस, बैसिलरी डिसेंट्री, डायरिया है लेकिन हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल है, फीकल रूट से पर्सन टू पर्सन ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है ना। एंड डायरियल डिसीज शिगेला बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये भी आप एक चीज याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी डिस्कस टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।